स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत का इतिहास। अध्याय 21 प्रांतों में कांग्रेस शासन। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों बंबई, मद्रास, मध्य भारत, उड़ीसा, बिहार एवं संयुक्त प्रांत में मंत्रिमंडल का गठन किया। बाद में असम और पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में भी उसने सरकार बनाई। गांधी जी की सलाह। गांधी जी ने कांग्रेसियों को सलाह दी कि सरकार में शामिल होने के मुद्दे को वे सहजता से लें, गंभीरता से नहीं। यह कोटि का ताज, यह कांटों का ताज है। इससे कोई गौरव प्राप्त नहीं होता। ये पद इसलिए स्वीकार किए गए हैं जिससे हम यह जान सकें कि हम अपने राष्ट्रवादी लक्ष्य की ओर अपेक्षित गति से आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। गांधी ने सलाह दी कि 1935 के अधिनियम का उपयोग हुकूमत की उम्मीदों के अनुसार नहीं किया जाना चाहिए था। हुकूमत जिस रूप में चाहती है उस रूप में इसके इस्तेमाल से बचना चाहिए। कांग्रेस द्वारा विभिन्न प्रांतों की सरकार के गठन से पूरा राष्ट्र पुलकित हो उठा। भारतीय ऐसा महसूस करने लगे मानो वे स्वयं के शासन में जी रहे हैं। सरकारों के गठन में से कांग्रेस की प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि हुई और इससे यह बात भी रेखांकित हुई कि यह न केवल जनता की विजय है, अब तो यह जनता की भलाई के लिए जनता द्वारा उनके प्रतिनिधियों को सौंपा गया उत्तरदायित्व है। अब जनता के प्रतिनिधि राज्य की शक्तियों का प्रयोग जनता के हित में करेंगे, लेकिन कांग्रेस के मंत्रियों के अधिकार और वित्तीय संसाधन सीमित थे। वे अपने प्रशासन तथा साम्राज्यवादी स्वरूप को परिवर्तित नहीं कर सकते थे तथा वे किसी क्रांतिकारी युग का सूत्रपात भी नहीं कर सकते थे। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के अधीन किए गए कार्य। नागरिक स्वतंत्रता। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने नागरिक स्वतंत्रता की बहाली हेतु अनेक कदम उठाए। 1932 में जन सुरक्षा अधिनियम द्वारा प्रांतीय सरकारों को प्रदान किए गए सभी आपातकालीन अधिकार रद्द कर दिए। हिंदुस्तान सेवा दल और यूथ लीग जैसे संगठन और पुस्तकों एवं पत्रिकाओं से प्रतिबंध हटा दिया गया। प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया। सरकारी विज्ञापन के लिए जिन प्रेसों को काली सूची में डाल दिया गया था उनको उठा लिया गया। जब्त किए गए हथियार वापस लौटा दिए गए तथा रद्द किए गए लाइसेंस पुनः बहाल कर दिए गए। पुलिस के अधिकारों में कटौती कर दी गई। पुलिस द्वारा जनता के बीच दिए गए व्याख्यान को दर्ज करने तथा गुप्तचर पुलिस द्वारा राजनीतिक कार्यकर्ताओं का पीछा किए जाने की व्यवस्था पर रोक लगा दी गई। राजनीतिक बंदियों तथा जेल में बंद क्रांतिकारियों को रिहा कर दिया गया। राजनीतिक निर्वाचन तथा नजरबंदी से संबंधित सभी आदेश रद्द कर दिए गए। बंबई में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब्त की गई भूमि किसानों को वापस कर दी गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बर्खास्त अधिकारियों के पेंशन भत्ते पुनः प्रारंभ कर दिए गए। गांधी जी ने कांग्रेस जनों से आग्रह किया कि ये सिद्ध करके दिखाएं कि वे पुलिस और सेना की अल्पत्य सहायता से शासन चला सकते हैं। किंतु नागरिक स्वतंत्रता के संबंध में कांग्रेस मंत्रियों द्वारा किए गए कुछ कार्यों की आलोचना भी की गई। जुलाई 1937 में एक समाजवादी नेता यूसुफ मेहर अली को उत्तेजित भाषण देने के आरोप में मद्रास सरकार ने दंडित किया। इसी तरह अक्टूबर 1937 में एक समाजवादी कांग्रेसी नेता एस बाटलीवाला पर राजद्रोह भड़काने वाला भाषण देने का आरोप लगाया गया। इस कारण मद्रास सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया तथा उन्हें 6 मास की सजा भी हुई। बंबई के तत्कालीन गृह मंत्री के.एम. मुंशी ने साम्यवादी और वामपंथी कांग्रेसियों पर नजर रखने के लिए खुफिया विभाग का उपयोग किया।
कृषि सुधार। जमींदारी प्रथा को पूरी तरह समाप्त करके भी कांग्रेस ने कृषि ढांचे के कायाकल्प की कोशिश नहीं की। इसके निम्न प्रमुख कारण थे। पहला, मंत्रिमंडलों के पास पर्याप्त अधिकार नहीं थे। दूसरा, इस कार्य के लिए उनके पास वित्तीय संसाधनों का घोर अभाव था, क्योंकि भारतीय राजस्व के अधिकांश हिस्से का उपयोग भारत की केंद्रीय सरकार करती थी। तीसरा, कांग्रेसी मंत्रिमंडल मौजूदा प्रशासनिक ढांचे को किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसा करने का अधिकार केवल वायसराय या गवर्नरों को ही पास था। चौथा, विभिन्न वर्गों के बीच सामंजस्य बैठाना एक अन्य प्रमुख समस्या थी। विभिन्न वर्गों को साथ लेकर चलाया जाने वाला आंदोलन तभी प्रगति कर सकता था जब विभिन्न प्रतिस्पर्धी हितों के बीच तालमेल बनाए रखा जाए। नंबर 5, उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष करने हेतु भारतीयों को एकजुट करने के लिए आपसी सामंजस्य अत्यंत आवश्यक था। नंबर 6, कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के पास ज्यादा समय नहीं था। नंबर 7, 1938 के बाद यूरोप में युद्ध के बादल मंडराने लगे। नंबर 8, लगभग सभी कांग्रेस शासित राज्यों यथा बंबई, बिहार, मद्रास, असम और संयुक्त प्रांत में प्रतिक्रियावादी तत्वों वाला द्वितीय सदन मौजूद था, जिसे विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जाना जाता था। इसमें जमींदारों, भूस्वामियों, पूंजीपतियों और सूदखोरों का वर्चस्व था। इन परिषदों में कांग्रेस अल्पमत में थी, अतः किसी भी कानून को पास कराने के लिए सरकार को इन तत्वों से समझौता करना पड़ता था। नंबर 9, कृषि का ढांचा अत्यंत जटिल और उलझा हुआ था, किंतु इन अवरोधों के पश्चात भी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने कृषि ढांचे में अनेक सुधार किए तथा अनेक विधानों का निर्माण किया। ये विधान भू सुधार, ऋणग्रस्तता से राहत, वनों में पशुओं को चराने की अनुमति, भू राजस्व की दरों में कमी तथा नजराना व वेगारी जैसे गैरकानूनी कार्यों को समाप्त करने इत्यादि से संबंधित थे। किंतु ये सभी लाभ मुख्यतः बड़े काश्तकारों को ही प्राप्त हुए तथा उप काश्तकार इनसे ज़्यादा लाभान्वित नहीं हो सके। खेत मजदूरों पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ा। मजदूरों के प्रति नजरिया। कांग्रेस मंत्रिमंडल का रुख मजदूर समर्थक था। इसका आधारभूत दृष्टिकोण था मजदूरों के हितों की रक्षा तथा औद्योगिक शांति की स्थापना। इन्होंने हड़तालों का कम से कम आयोजन करने और हड़ताल पर जाने से पहले अनिवार्य मध्यस्थता की वकालत की। मजदूरों और मालिकों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों की स्थापना हेतु उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं तथा कांग्रेसी मंत्रियों को मध्यस्थ बनाने की सलाह दी। इसके साथ ही उन्होंने श्रमिकों की माली हालत सुधारने तथा उनकी मजदूरी में वृद्धि करने के प्रयास भी किए। कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने उग्रवादी मजदूर संघ की हड़तालों को कानून एवं व्यवस्था के रूप में हल किया और जहां तक संभव हो सका इसके लिए मध्यस्थता की भूमिका निभाई। इस रणनीति को काफ़ी सफलता मिली, किंतु बम्बई में यह सफल नहीं रही। इसके अतिरिक्त वामपंथी आलोचक भी इस व्यवस्था से उतने संतुष्ट नहीं थे। आंदोलनकारी मजदूरों के विरुद्ध उन्होंने धारा 144 का इस्तेमाल किया तथा कई अवसरों पर मजदूरों नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया। जवाहरलाल नेहरू व्यक्तिगत तौर पर जन आंदोलन के विरोध प्रदर्शन के प्रति कांग्रेस मंत्रिमंडल के व्यवहार से अप्रसन्न थे, किंतु अपनी अप्रसन्नता को उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कभी व्यक्त नहीं किया। जनता के बीच उन्होंने कांग्रेस मंत्रिमंडलों का समर्थन किया और उनके कदम को उचित बताया। इसके अतिरिक्त गांधी जी भी उग्रवादी एवं हिंसक तरीके से अपनाए जाने के विरुद्ध थे। उन्होंने जनसामान्य की राजनीतिक शिक्षा दिए जाने का प्रयास किया। उन्होंने महसूस किया कि कांग्रेस को अपनी लोकप्रिय जनाधार नहीं खोना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस जनों से प्रशासन चलाने के लिए साम्राज्यवादी तौर तरीके न अपनाने की सलाह दी। समाज कल्याण संबंधी सुधार। इन सुधारों में निम्न प्रावधान सम्मिलित थे। कुछ निश्चित क्षेत्रों में शराब निषेध लागू कर दिया गया।
हरिजनों के कल्याण हेतु अनेक उपाय लागू किए गए, जिनमें मंदिरों में प्रवेश, सामान्य नागरिक सुविधाओं का प्रयोग, छात्रवृत्तियां, पुलिस एवं सरकारी नौकरियों में इनकी संख्या में वृद्धि इत्यादि सम्मिलित थे। प्राथमिक, तकनीकी एवं उच्च शिक्षा की ओर ज़्यादा ध्यान दिया गया तथा लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी गई। अनुदान एवं अन्य तरीकों द्वारा खादी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया गया। बंदी सुधार प्रारंभ किए गए। स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहित किया गया। राष्ट्रीय योजना के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। कांग्रेस की अन्य संसदीय जन गतिविधियां। इन गतिविधियों में निम्न प्रयास सम्मिलित थे: जन शिक्षा अभियान की स्थापना, कांग्रेस पुलिस स्टेशनों एवं पंचायतों की स्थापना, कांग्रेस लोक शिकायत समितियों की स्थापना जिसका कार्य लोक शिकायतों को सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करना था, एवं राज्यों के लोक आंदोलन। मूल्यांकन है। यद्यपि 1938 के अंत तक कांग्रेसियों के मध्य सत्ता के लिए अवसरवादिता, आंतरिक कलह एवं जोड़ तोड़ के प्रयास जैसे बुराइयां परिलक्षित होने लगी थीं, किंतु फिर भी इनके संसदीय कार्यों ने उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि की तथा जनता के मध्य उनके आधार को पुख्ता किया। कांग्रेस का 28 माह का शासन निम्न कारणों से भी महत्वपूर्ण था। यह धारणा सिद्ध हो गई कि मौलिक सामाजिक संक्रमण के लिए भारतीय स्वशासन आवश्यक है। मंत्रिमंडलों ने भारतीयों के सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उत्थान की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए। मंत्रिमंडलों ने सांप्रदायिकता को रोकने के सार्थक एवं सफल प्रयास किए। अंग्रेजी नौकरशाही के मनोबल में कमी आ गई। कांग्रेस के संसदीय कार्यों ने तब तक के विरोधी तत्वों पर अंकुश लगाया, जैसे जमींदार इत्यादि। लोगों को एक ऐसा खाका खींचने में मदद मिली जैसे कि उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली हो। मंत्रिमंडलों के प्रशासनिक कार्यों ने जिस भ्रांति को तोड़ दिया कि भारतीय शासन करने में सक्षम नहीं है। द्वितीय विश्व से उत्पन्न राजनीतिक संकटों के चलते अक्टूबर 1938 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। तो इस प्रकार से हमारा अध्याय 21 खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 22 में।